नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे अपराध की दुनिया की कई अनकही कहानियों में से एक हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज हम खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 174 में आप सबों का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एपिसोड नंबर 170 से खबरों के पीछे में कांग्रेस हेमंत शाही की सीरीज चल रही है। हेमंत शाही का मर्डर 28 मार्च 1992 को बिहार के वैशाली के गोरौल ब्लॉक कैंपस में कर दिया गया था। बदले में हुई काउंटर फायरिंग में जनता दल से जुड़े जयमंगल राय, अरुण राय और शरीफ साहनी को तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया था। तब बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव हेमंत शाही को गोली मारने वालों की लाश पर माला चढ़ाने तक गोरौल चले गए थे। हेमंत शाही का हालचाल तक भी नहीं जाना था अस्पताल में जाकर लालू यादव ने। लालू यादव के मंत्री उदय नारायण राय और जनता दल की जांच कमेटी कह रही थी कि हेमंत शाही को गोली लगी ही नहीं है, वे तो बस नाटक करने को अपने रिश्तेदार के निजी अस्पताल में मुजफ्फरपुर में एडमिट हैं। समझ सकते हैं क्या सूरत रही होगी। तो आज हेमंत शाही सीरीज के 5वें एपिसोड में मतलब 174 में हम और कई बातों को डिकोड करने जा रहे हैं। लेकिन यदि अब तक आपने हेमंत शाही सीरीज के पहले 4 एपिसोड नहीं देखे हैं तो खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 170 से लेकर 173 तक भी अवश्य देखें। चलिए अब आगे की बात करते हैं। इस सीरीज की शुरुआत से ही बहुतों को लग रहा है कि मैं हेमंत शाही की तरफदारी कर रहा हूं, साथ में यह भी कि जयमंगल राय व अन्य को टारगेट कर रहा हूं। हम इतना स्पष्ट कर दें कि हमने सीरीज के पहले ही एपिसोड में कहा था कि हेमंत शाही भी दबंग किस्म के एमएलए थे और इनकी यारी तब बिहार के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन अशोक सम्राट के साथ थी, जिसके पास AK-47 हुआ करता था। यह भी हमने बताया है कि गोरौल कांड की जड़ में उपचुनाव के दिन वैशाली के एक बूथ पर एक यादव लड़के का हुआ मर्डर था, जिसे हेमंत शाही के लोगों के दस्ते ने ही अंजाम दिया था। आगे जहां तक हेमंत शाही के खिलाफ और आपराधिक रिकॉर्ड की बात है या हिस्ट्री शीट की बात है, तो तब भी लालू यादव की सरकार ने इसका कोई ब्यौरा पेश नहीं किया था। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि आपके पास हेमंत शाही की हिस्ट्री शीट है जिसमें सब कुछ दर्ज है तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल करें, हम उसे भी बताने में तनिक भी नहीं हिचकेंगे। मेरी कोई सहानुभूति, मेरी कोई संवेदना किसी के साथ नहीं है, बस हम आपको घटनाओं का ब्यौरा दे रहे हैं और बिहार की स्थिति बता रहे हैं। आगे आपको आज के ही एपिसोड में हम यह भी बताने वाले हैं कि जिस गोली से हेमंत शाही का मर्डर हुआ वह जयमंगल राय और उनके भाई अरुण राय को कैसे कायदे कानून को ताक पर रखकर मिला था। लेकिन इसके पहले यह भी जान लीजिए कि 28 मार्च 1992 के दिन गोरौल के सीओ ऑफिस में न तो हथियार सहित जयमंगल राय व उनके दस्ते की मौजूदगी जायज थी और न ही हेमंत शाही का वहां पहुंचना ही मुनासिब था। सीओ साहब भी तय नियम से लेफ्ट राइट जाकर बाजार हाथ की नीलामी कर रहे थे। तो पहली बात यह जानिए कि जयमंगल राय व अरुण राय जो हेमंत शाही के विरोधी थे, वे मूल रूप से गोरौल ब्लॉक के नहीं रहने वाले थे, ये वैशाली ब्लॉक के रहने वाले थे। नियम से, जो सरकार का नियम था, नीलामी में, बाजार हाथ की नीलामी में उसी ब्लॉक के लोगों को पार्टिसिपेट करना था, दूसरे ब्लॉक वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ऐसे में समझ सकते हैं कि जयमंगल राय व अरुण राय हरबे हथियार के साथ सीओ चैम्बर में सिर्फ इसी थसक के साथ मौजूद थे
क्योंकि वे स्वयं को तत्कालीन जनता दल की सरकार और जनता दल पार्टी का अपने को नेता मानते थे। फिर उन्हें रोक लेने की हिम्मत कौन करता? सरकारी ठप्पा लगा हुआ था, सफेद कुर्ता था। और यह बात भी सही है कि जब हाट की नीलामी प्रक्रिया चल रही थी तो वहां एमएलए हेमंत शाही का जाना भी जायज नहीं था। पर ये भी तो हेमंत शाही थे, अपने को बाहुबली ही मानते थे और फिर कहते थे क्षेत्र मेरा, एमएलए मैं, तो मैं जाऊंगा क्यों नहीं। एक बात और नोट करिए, देखिए आज बहुत सारी बातें मैं डिकोड कर रहा हूं। सीओ साहब भी पता नहीं किस कारण से नीलामी की तय शर्तों को तोड़ रहे थे, क्या मकसद था। तब जो बिहार में पंचायतों में बाजार हाट की बोली लगती थी वह लाखों में नहीं लगती थी, हजारों में लगती थी। सरकार न्यूनतम बोली तय करती थी, हर निविदा में, हर टेंडर में न्यूनतम बोली तय होती है। घटनाक्रम को याद करने को मैं अपनी पुरानी लाल डायरी में साल 1992 के पन्नों को पलटता हूं तो मालूम होता है कि 5,000 रुपए से अधिक की न्यूनतम बोली वाले हाट की नीलामी का सीधा अधिकार सर्किल ऑफिसर को तब प्राप्त नहीं होता था। और 28 मार्च 1992 को गोरौल के सीओ जिस बाजार हाट की नीलामी कर रहे थे उसमें न्यूनतम बोली सेहान हाट की 10,000 रुपए व इनायतपुर भटौलिया हाट की बोली 6,000 रुपए निर्धारित थी। फिर भी ऊपर से बिना परमिशन लिए नीलामी चल रही थी, सीओ साहब करा रहे थे। झगड़ा आपको पता है इनायतपुर भटौलिया हाट को कब्जाने के लिए ही था। एक बात और गौर करने की है, यह बात सीओ साहब, बीडीओ साहब समेत सबों को पता था कि अपने अपने लोगों के पक्ष में बाजार हाट को लेने के लिए हेमंत शाही बनाम जयमंगल राय की तनातनी है और दोनों दबंग हैं। फिर जहां टेंडर होता है, सरकार का नियम है, वहां हरबे हथियार लेकर आना मना होता है, यह बात तो आप जानते ही हैं। इसके बाद भी जयमंगल राय और उनके लोग गोरौल सर्किल ऑफिस में ब्लॉक कैंपस में हेमंत शाही के पहुंचने के बहुत पहले ही हथियार समेत न सिर्फ जमा हो गए थे बल्कि जयमंगल राय जो अपने को जनता दल का नेता मान रहे थे, सरकार का आदमी मान रहे थे, वे सीओ चैम्बर की कुर्सी पर ही जम गए थे। फिर भी बिल्कुल करीब रहे गोरौल थाने को कोई खबर नहीं दी गई थी। पुलिस की मौजूदगी होती तो शायद दोनों पक्ष में किसी का भी मर्डर नहीं होता, मतलब खून नहीं बहता। वैसे भी गोरौल के माहौल को तब जानेंगे, समझेंगे तो पता चलेगा कि गोरौल में क्राइम बहुत बढ़ा हुआ था। बहुत पीछे नहीं जाता हूं, अपनी डायरी से मैं आपको मार्च 1992 को ही गोरौल की दो घटनाओं का जिक्र बताता हूं। 5 मार्च 1992 मतलब घटना के 23 दिन पहले, 23 डेज पहले गोरौल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दिन के 11:30 बजे भीषण डकैती होती है। इस डकैती में डकैत न सिर्फ 2 लाख रुपए नकदी लूटते हैं बल्कि 2 लोगों की हत्या भी कर दी जाती है। समझ सकते हैं गोरौल में माहौल क्या होगा, अपराधियों का बोलबाला किस तरीके से होगा उस दौर में। अब 28 मार्च 1992 के गोलीकांड के ठीक 8 दिन पहले मतलब 20 मार्च 1992 की एक और घटना से आपको वाकिफ कराता हूं। सूबे में लालू यादव की सरकार के पहले कांग्रेस की शिक्षा मंत्री हुआ करते थे नसरुद्दीन हैदर खां। उनके इकलौते बेटे थे जिनका नाम था सुजाउद्दीन नसीर खां उर्फ राजा और तारीख थी 20 मार्च। वे अपनी एम्बेसडर कार से जा रहे थे गोरौल चौक पर, इसी गोरौल चौक पर जहां गोरौल ब्लॉक में घटना घटी। एक साइकिल सवार को
वे भागते नहीं हैं, ठोकर लगने के बाद गाड़ी वाले भागने लगते हैं, लेकिन ये भागते नहीं हैं, रुक जाते हैं। कार से नीचे उतरते हैं पूर्व शिक्षा मंत्री के इकलौते बेटे और चोट खाए साईं 500 रुपए देने लगते हैं। तभी वहां भीड़ उन्मादी हो जाती है और इसके बाद जो होता है वो पूछिए मत। गोरौल चौक गोरौल थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर है और यहीं पर अब बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री नसरुद्दीन हैदर खां के इकलौते बेटे सुजाउद्दीन नसीर खां उर्फ राजा की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कदर गोरौल की स्थिति खराब होती है, फिर भी टेंडर में जहां तनातनी है, सब कुछ जानते हुए भी पुलिस को खबर नहीं दी जाती है। बाद में तो आरोप यह भी लगने लगता है, जब गोरौल कांड हो गया, दोनों पक्ष से लोग मारे गए, कि पुलिस को सूचना न देना भी कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट था। यह गंभीर आरोप लगता है। दरअसल हुआ यह था कि नीलामी दिन के 1 बजे शुरू होनी थी 28 मार्च 1992 को, और इसके पहले गोरौल ब्लॉक ऑफिस के रिक्वेस्ट पर थाने के पुलिस बल को कहीं और रवाना कर दिया गया था। मेरी डायरी कहती है, 1992 की डायरी, मार्च महीने की डायरी, कि ब्लॉक और बैंक खुलते ही गोरौल के ब्लॉक वेलफेयर अफसर, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी थाना गए थे और थानेदार अरुण कुमार मिश्रा से मिले थे। बताया यह था कि वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सरकारी धन की नकदी निकासी हुई है और इसे अब पुलिस सुरक्षा में वैशाली क्षेत्रीय बैंक के ही एक दूसरे ब्रांच में, जो साहन में था, वहां जमा कराना है और इसके लिए पुलिस की सुरक्षा चाहिए। तब गोरौल से साहन की जो दूरी थी वह करीब 16 किलोमीटर होती थी। सड़कें भी बहुत खराब थी। आने जाने में थाने से साहन 3 घंटे लगते थे, लगा भी था वक्त। और साहन में रुपए जमा कराकर जब पुलिस लौटी थी, तभी किसी ने आकर थानेदार अरुण कुमार मिश्रा को सूचना दी थी कि ब्लॉक ऑफिस में अब कुछ भी हो सकता है। 5 मिनट पहले ही थानेदार रुपया जमा कराकर थाने लौटे थे और जब तक पुलिस तैयार होकर ब्लॉक ऑफिस में पहुंचती, वहां दोनों ओर से फायरिंग, आतिशबाजी शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि पुलिस को आने में महज 5 मिनट की देरी हुई थी। वैसे पुलिस ने भी पहुंचने के बाद गोलियां चलाई थी। यह बात भी पक्की थी कि पुलिस की गोली ही हेमंत शाही को गोली मारने वाले पक्ष में कई लोगों को लगी थी। हेमंत शाही की बॉडीगार्ड की गोली भी लगी थी। इसी कारण से मारे गए जयमंगल राय के समर्थक थानेदार से खफा थे और लालू यादव के गोरौल विजिट के बाद थानेदार को लाइन हाजिर सस्पेंड कर दिया गया था। जयमंगल राय के लोग जो जिंदा थे, वे तो चाहते थे कि थानेदार को ही अरेस्ट कर लिया जाए। खैर चलिए, अब आगे आपको हम वह किस्सा भी बता ही देते हैं कि हेमंत शाही को मारने वाली लाइसेंसी गोली कहां से आई थी। अरुण राय और जयमंगल राय की गोली। हेमंत शाही सीरीज को आप पहले एपिसोड मतलब 170 से देख रहे हैं, तो यह तो जान ही गए होंगे कि वह गोली अरुण राय की लाइसेंसी दोनाली बंदूक से निकली थी। अरुण राय जयमंगल राय के छोटे भाई थे और अरुण राय अपने बड़े भाई जयमंगल राय को वैशाली का अगला एमएलए भी बताने लगे थे। कह रहे थे कि अगला एमएलए जयमंगल राय होंगे, जनता दल से होंगे, लालू यादव की पार्टी से होंगे। इसकी गवाही तब की प्रकाशित कई खबरें हैं। अब सवाल यह है कि जयमंगल राय दबंग थे, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे थे, तब आर्म्स का लाइसेंस मिला कैसे था? और इसकी कहानी यह है कि गोरौल कांड के वक्त तो वैशाली के कलेक्टर उदय प्रताप सिंह थे, लेकिन उनके पहले वैशाली के कलेक्टर रामजीत प्रसाद भी हुआ करते थे। रामजीत प्रसाद अपने को सीधे पटना के पावर हाउस से कनेक्ट बताते थे
और खुद को बहुत मजबूत मानते थे। फिर रामजीत प्रसाद का कार्यकाल वैशाली के लोग, मेरे खबरी, आज भी इस रूप में याद करते हैं कि तब उन्होंने आर्म्स लाइसेंस देने का बाजार खोल रखा था। खुला हुआ था बाजार, आइए आर्म्स लाइसेंस ले जाइए। मवाली गुंडा कोई भी ले सकता था। जाति को प्रायोरिटी थी और कीमत में छूट भी थी। 1990 और 1991 में रामजीत प्रसाद ने इतने लाइसेंस इतने किस्म के लोगों को बांट दिए थे कि बवाल भी हो गया था। फिर विजिलेंस की जांच भी उनके खिलाफ बैठ गई थी। यह कहना भी मुनासिब नहीं होगा कि ऐसा करने वाले तब अकेले वैशाली के डीएम रामजीत प्रसाद ही थे। पूरे बिहार में कई लोग थे और यह बात भी सही है कि ऐसा तो कांग्रेस के राजपाट से ही होता चला आ रहा था। हां, लालू यादव के आने के बाद जाति की चॉइस जरूर बदल गई थी। पहले जिन्हें मिलना टफ माना जाता था वह अब आसान हो गया था। गोराम कांड के घटनाक्रम में ही नवभारत टाइम्स पटना से प्रकाशित एक खबर पर मेरी नजर जाती है। यह खबर स्पष्ट कर रही है कि जयमंगल राय ने पहले अपने नाम से ही बंदूक अथवा रिवॉल्वर का लाइसेंस लेने की कोशिश की, लेकिन उनके खिलाफ इतने केस थे कि ऊपर की पैरवी के बाद भी मनाही हो गई। अब तक आर्म्स लाइसेंस बांटने में डीएम रामजीत प्रसाद के पाप का भांडा फूटने भी लगा था। तब यह बात तय हुई कि जयमंगल राय अपने भाई अरुण राय के नाम से बंदूक का लाइसेंस प्राप्त कर लें। मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की गवाही देती है कि लाइसेंस मिलने के पहले तक जयमंगल राय के साथ नाजायज हथियार वाले लोग रहा करते थे, चला करते थे। अरुण राय को तब लाइसेंस देने के लिए और भी खेला किया गया, यह भी आपको हम बता रहे हैं। क्या खेला था जानिए। नियम यह है कि जिनके नाम लाइसेंस देना होता है उसके बारे में सबसे पहले संबंधित थाने से, मतलब जिस इलाके के वे रहने वाले होते हैं, वहां से रिपोर्ट तलब की जाती है। कैरेक्टर जाना जाता है। जयमंगल राय और मंगल राय वैशाली थाना के मौनी महिम गांव के रहने वाले थे, लेकिन पटना की पैरवी इतनी तगड़ी थी और हथियार देना था, तो जिले के जो बड़े बाबू लोग थे उन्हें लगा कि थाना से रिपोर्ट मांगेंगे, वैशाली थाना से रिपोर्ट मांगेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, आपराधिक मामलों की रिपोर्ट आ सकती है। तब वैशाली थाने के थानेदार हुआ करते थे शिवशंकर प्रसाद सिंह। राय बंधुओं से, मतलब जयमंगल राय और अरुण राय से इनकी मेल नहीं खाती थी, जाति में भी डिफरेंस था, इसलिए थाने से रिपोर्ट आने की प्रक्रिया को इग्नोर कर दिया गया, ताक पर रख दिया गया। अरुण राय को बंदूक का लाइसेंस देने की सिफारिश सीधे तौर पर थाने को इग्नोर कर डीएसपी एसडीपीओ शंभू शरण ठाकुर, एसडीओ उमेश्वर प्रसाद राय और एसपी ए सिद्दीकी ने कर दी थी। इसके बाद डीएम रामजीत प्रसाद ने लाइसेंस जारी कर दिया। साल 1991 में अरुण राय को जारी लाइसेंस का सीरियल नंबर मेरी डायरी के मुताबिक वैशाली डीएम ऑफिस के आर्म्स रजिस्टर में 91/93 दर्ज था। मेरे खबरी बताते हैं कि अपने कार्यकाल में डीएम रामजीत प्रसाद ने करीब 450 आर्म्स लाइसेंस बांट दिए थे, जो एक रिकॉर्ड था। जाति विशेष की बात छोड़िए, जब विजिलेंस जांच शुरू हुई तो यह बात खुली कि इनमें से कोई 150 लाइसेंस तो बिना पुलिस रिपोर्ट के ही दे दिए गए हैं, और तो और 40 लाइसेंस तो 40 लाइसेंसेस तो बिल्कुल घाघ अपराधियों को दिए गए थे, जिसे बाद में रद्द भी करना पड़ा था। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस गोली से वैशाली के एमएलए हेमंत शाही का मर्डर हुआ वह जयमंगल राय के भाई अरुण राय को कैसे मिला था। आगे आपके इस सवाल का
जवाब भी हम दे देते हैं कि अब जयमंगल राय, अरुण राय और शरयू सहनी का मर्डर कैसे हुआ। तो प्रारंभिक रिपोर्ट, जो पुलिस की रिपोर्ट थी, जो पुलिस प्राधिकारी गए थे मौका का मुआयना करने, मौका स्थल का मुआयना करने, उस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि हेमंत शाही को गोली लगने के बाद जो और गोलियां चली, वह गोली उनके सरकारी बॉडीगार्ड और मौके पर आई लोकल पुलिस ने भी चलाई थी। आज के एपिसोड का अंत करें इसके पहले एक और जरूरी बात भी जान लीजिए। जयमंगल राय की सिफारिश पर लाइसेंस न सिर्फ उनके भाई अरुण राय को बल्कि कई और लोगों को मिली थी। इसके बाद जयमंगल राय जब हथियारबंद लोगों के साथ चलने लगे थे, लाइसेंसी हथियारबंद लोगों के साथ, तो सरकारी बाबुओं के बीच उनकी हनक तो और ही बढ़ गई थी। फिर हर बात में जयमंगल राय बिहार के चीफ मिनिस्टर लालू यादव का नाम ले रहे थे। और तो और हथियारों का लाइसेंस देने के बाद जयमंगल राय को सरकारी बॉडीगार्ड देने की भी तैयारी की गई। यह खुलासा भी हम कर रहे हैं। पटना से पॉलिटिकल ऑर्डर इसके लिए आ चुका था, लेकिन लाइसेंस घोटाले में फंस रहे डीएम रामजीत प्रसाद अब गलत भी सही तरीके से करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पता था, इस बात की जानकारी थी कि जयमंगल राय के खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी वैशाली थाने को है, जहां के वे रहने वाले हैं। फिर वैशाली के थानेदार शिवशंकर प्रसाद सिंह और लालगंज के सर्किल इंस्पेक्टर चंडी कुमार मित्र जयमंगल राय के पक्ष में फेवरेबल रिपोर्ट तो भेज ही नहीं सकते हैं। और जब रिपोर्ट फेवरेबल नहीं आएगी तो सिक्योरिटी, सरकारी सिक्योरिटी दी कैसे जाएगी। ऐसे में वैशाली के थानेदार और लालगंज के सर्किल इंस्पेक्टर से रिपोर्ट न मांगकर, जो गलत था, महुआ के इंस्पेक्टर, तत्कालीन इंस्पेक्टर शशि भूषण शर्मा से जयमंगल राय को बॉडीगार्ड देने के बाबत पुलिस रिपोर्ट मांगी गई। ध्यान रखिए, टाइटल से आप शर्मा समझकर, जानकर शशि भूषण शर्मा को हेमंत शाही की जाति मत समझ लीजिएगा। ये शशि भूषण शर्मा वे थे जिन्होंने आगे चलकर साल 1995 में 1995 में अशोक सम्राट के साथ फाइनल इनकाउंटर किया था, पर यहां भी पासा पलट गया। शशि भूषण शर्मा ने जयमंगल राय को बॉडीगार्ड देने की अनुशंसा न कर उनके खिलाफ वैशाली थाने में दर्ज आपराधिक मामलों की लिस्ट ऊपर भेज दी। इस प्रकार सरकारी सिक्योरिटी हासिल करने का मंसूबा फेल हो गया। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। कल भी एपिसोड नंबर 175 में हेमंत शाही की सीरीज जारी रहेगी और करेंगे कुछ नए पुराने खुलासे। आपको यह भी बताएंगे कि एमएलए बनने के बाद हेमंत शाही खुद को अभिमन्यु कैसे मानने लगे थे, और फिर जो उनके विरोधी थे या सरकार में शामिल लोग थे, वे यह कैसे कहने लगे थे कि हेमंत शाही का खात्मा भी अभिमन्यु की तरह ही होगा। बहुत सारी और बातें होगी। तो कल रात 9 बजे फिर मिलेंगे। इसके पहले कि हम आपसे आज विदा लें, आपसे एक अनुरोध कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और निवेदन कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई संशोधन चाहते हैं, कोई परामर्श चाहते हैं या सीधे तौर पर बात ही करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी लिखकर भेजिए। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। तो आज दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।